अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है, हेल्दी लाइफ जीना बड़ा ज़रूरी है। शो के आगाज़ में अच्छी सी एक टिप जिससे आगाज़ करेंगे शो का, ताकि आपका दिन भी अच्छा रहे और हमें भी बड़ी खुशी हो कि हम आपके साथ में सारी काम की बातें ही शेयर करते हैं। अच्छा, इन सारी काम की बातों में एक काम की बात ये कि अब इस बदलते हुए मौसम में आपने अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना है। और बहुत सारे लोग सोकर जब उठते हैं तो सबसे पहले वो ये करते हैं कि ज़ाहिर है जब वो अपना फेस वॉश करते हैं और मुँह धो रहे होते हैं तो उस वक्त वो पानी जो होता है बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा होता है और उस वजह से वो सही से अपना जो फेस है उसको वॉश नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक नॉर्मल तौर पर हमारे यहाँ ख़वातीन में जो है ये बात बहुत ज़्यादा समझी जाती है ज़रूरी कि जी फेस के ऊपर नीम गर्म पानी नहीं डालना है, और किसी हद तक ये बात ठीक भी है कि मुंह ठंडे पानी से ही धोना चाहिए। लेकिन सम टाइम सर्दियों में जब आप ठंडे पानी से मुंह धो रहे होते तो वो आप इतना अच्छी तरीके से साफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि सर्दी की वजह से आप बस उसको जल्दी से साफ़ करते। लेकिन आपने करना है ये कि सुबह उठना है और ये ठंडे पानी वाला जो मसला है ना, इससे बचने के लिए आपने ये करना है कि आपने सुबह उठ के मुंह धोने से पहले जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाना है, अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना है और उसको फिर टिशू से साफ़ करना है, रिगड़ के साफ़ नहीं करना है और उसको ऐसे लगे रहने देना है। और उसके बाद जब आप ब्रश कर लें और बाकी दीगर एक्टिविटीज़ कर लें, नाश्ता वगैरह कर लें, उसके बाद जाके आपने जो है फेस अपना वॉश करना है। तो उससे आपकी स्किन पर चमक भी आएगी और वो जो एकदम ठंडा इफेक्ट होता है ना, वो आपको नहीं फील होगा और आपका फेस जो है वो तरोताज़ा लगेगा। क्योंकि जब आप पहले से ही यानी फेस वॉश करने से पहले अपना चेहरा अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, उसकी क्लिनजिंग कर लेंगे, तो फिर डेफिनेटली आपके चेहरे पे चमक ज़रूर आएगी। क्योंकि यूजुअली लोग पहले फेस वॉश करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो सीरम, सनस्क्रीन एंड ऑल दैट, बट रोज़ाना क्लिनजिंग करना भी बड़ा ज़रूरी है। और मॉइस्चराइज़र का जिक्र मैंने इसलिए किया कि वो आपकी जो स्किन है ना उसको उसकी हाइड्रेट रखेगा, उसकी हाइड्रेशन का ख्याल रखेगा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। शहर कायद में जो मौसम है उसकी सूरत हाल ये है कि वही दिन में तो है जो है मौसम वो थोड़ा सा गर्म है, रात में खुनकी महसूस होती है। अच्छा, शहर कायद का जो मौजूदा दर्ज हरारत है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और शहर कायद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत जो है वो 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। अच्छा, अब दिन भर मौसम कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। थोड़ी सी देर बाद जो है हमारी स्क्रीन पर पॉप हो जाएगा ताकि आप ये जान सकें कि 11, 12, 1 और 2 बजे मौसम की सूरत हाल जो है वो कैसी रहेगी। तो ये आ गया हमारी स्क्रीन पर। 11 बजे रहेगा 32 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 34 सेंटीग्रेड, 1 बजे रहेगा 35 सेंटीग्रेड और 2 बजे भी रहेगा 35 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में जो है वो वेजिटेबल प्राइस भी शेयर कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, आपको जल्दी जल्दी से प्राइस सुन लें और फिर उसके बाद नेगोशिएशन कर सकें। ग्रॉसरी मार्केट जाके या सब्ज़ी वाला गली में भी तो आता है ना, तो उसको भी आप बता दीजिएगा एक्चुअल प्राइस जो है वो ये। टमाटर 345 पर है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, आलू 63 पे है, लहसुन आ गया 288 पे, फिर जी अदरक है 483 पे, फिर उसके बाद जो है गाजर है 115 पे, फिर वी हैव तुरई 104। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, लौकी 81 पे। अच्छा, फूल गोभी जो है वो 104 पे आ गई और खीरा जो है वो 127 पे आ गया है जी। भिंडी 161 पर आ गई है और क्या है जनाब, प्याज आ गई है 86 पे। अच्छा जी, ये तो हैं जी प्राइस सब्जियों के। और गली में जब सब्ज़ी वाला आए और वो आपको महंगी सब्ज़ी दे तो एक दफ़ा ज़रूर उसको ये प्राइस बता दीजिएगा, कोट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, माल का हाल आपके साथ में शेयर करते। सो वी हैव करेंसी रेट्स ऑन आवर स्क्रीन। हेयर वी हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190, कैनेडियन डॉलर 212, यूरो 335, कोईती दिनार 922। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, यूके पाउंड 283, सऊदी रियाल 76, स्विस फ्रैंक 357 और यूएस डॉलर जो है वो है 282 पर। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एजुकेशन सेक्टर की। एजुकेशन सेक्टर से अच्छी अच्छी खबरें तो आ रही हैं, लेकिन अभी जो खबर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये खबर ज़रा सुनिए कि ये खबर कैसी लगती है। ये खबर जो है ये है जी इंफॉर्मेशन के हवाले से, ये है रिज़ल्ट के हवाले से, नताइज के हवाले से। इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल कॉमर्स प्राइवेट ग्रुप के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान हो गया है। कॉमर्स प्राइवेट ग्रुप के इम्तहानात में 1713 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की। 1629 उम्मीदवार इम्तहानात में शरीक हुए। 622 उम्मीदवार तमाम 7 पर्चों में कामयाब रहे। 10 उम्मीदवार 6 पर्चों में कामयाब हुए, जबकि 189 उम्मीदवार 5 पर्चों में कामयाब करार पाए। क्या हो गया स्टूडेंट्स भाई, आप लोगों को पढ़ने में ध्यान लगाना चाहिए। 187 उम्मीदवार 4 पर्चों में और 175 उम्मीदवार जो है वो 3 पर्चों में कामयाब हुए। और इसी तरह से 192 उम्मीदवार 2 पर्चों में और 145 उम्मीदवार 1 पर्चे में कामयाब जो है वो करार पाए हैं।
तो जनाब ये सूरत हाल है एजुकेशन की, और स्टूडेंट्स प्लीज़ बकअप स्टडीज़ में दिल लगाइए। और ये तो मौसम ही है, विंटर सीज़न ही जो है ना वो स्टडी का मौसम है। इसमें तो बड़ा मज़ा आता है, खाएं पिएं, टेबल पे बैठें, लैंप ऑन करें, स्टडी करें, रिसर्च करें। यू नो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रीड एनीथिंग, बुक्स पढ़े और अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, कुछ क्रिएटिव करें। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं क्या हो रहा है कराची एयरपोर्ट पर और क्या सूरत हाल है, करंट सिचुएशन क्या है। तो कराची एयरपोर्ट के रनवे को रोज़ाना 3 घंटे तक बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। क्यों, ये जान लीजिए। कराची एयरपोर्ट के रनवे को 3 घंटे बंद रखने का फैसला किया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जारी नोटम के मुताबिक कराची एयरपोर्ट का एक रनवे 20 रोज़ के लिए रोज़ाना 3 घंटे बंद रखने का फैसला। नोटम के मुताबिक रनवे 7R और 25 तैयारों के नए टैक्सी वे की तामीर के लिए 5 से 24 नवंबर तक बंद रहेगा। रनवे की बंदिश का दौरानिया रोज़ाना दोपहर 1 से दोपहर 3 तक के लिए होगा। अच्छा जी, ये तो हो गया है कराची एयरपोर्ट के हवाले से खबर। अब कुछ बात कर लेते हैं, इंग्लैंड में एक इन्फेक्शन जो है वो तेज़ी के साथ फैल रहा है और इसके बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अब ये क्या इन्फेक्शन है और किस वजह से हो रहा है, ये ब्लड के जो नमूने लिए गए हैं वहाँ से फिर पता चला कि भाई ये इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड आउट हुआ है। तो इंग्लैंड में कैंडिडो असाइमा नामी नए इन्फेक्शन से मरीज़ों की जो बड़ी तादाद है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है। अच्छा जी, ये इन्फेक्शन है कैंडिडोजाइमा ऑरिस। अच्छा, इसके अलावा यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक ये वायरस जल्द से जिस्म में दाखिल होकर खून की रवानी मुतासर करता है और बरसों तक ज़िंदा रह सकता है। ये वायरस 2009 में जापान में पहली बार सामने आया था और अब दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक इससे मुतासर हुए हैं। इन्फेक्शन ऑपरेशन ज़ख्म या फंगस के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो सकता है और छूने से भी फैलता है, जिसकी वजह से मरीज़ों की बड़ी तादाद जो है वो टेस्ट के लिए OPDs का रुख कर रही है। तो अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम कि भाई सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जी किस मंथ में आपकी हेल्थ कैसी रही, और उसके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि महीना कौन सा है। तो जनाब, जमात-उल अव्वल की पहली तारीख 24 अक्टूबर को होने का इम्कान है। अच्छा, स्पार्को के मुताबिक 23 अक्टूबर को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की जो उम्र है तकरीबन 48 घंटे 54 मिनट होगी। साहिली इलाकों में गुरूब आफ्ताब और गुरूब महताब के दरमियान वक्फा 56 मिनट मुतवक्के है। फल्कियाती अंदाज़ों के मुताबिक 23 अक्टूबर की शाम चांद नजर आने का कभी इम्कान है। मौसम साफ होने की सूरत में चांद बासानी दिखाई दे सकता है। इम्कान है कि जमादियुल अव्वल की पहली तारीख 24 अक्टूबर 2025 को होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं हम स्पोर्ट्स के हवाले से। दूसरा टेस्ट जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 4 विकेट पर 185 रन्स बना लिए। तो रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 4 विकेट पर 185 रन्स बना लिए, जबकि पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 333 रन्स बनाए हैं। पाकिस्तान ने दूसरे दिन के खेल के आगाज़ 219 रन्स 5 खिलाड़ी आउट से किया और बैट्समैन ने मज़ीद 54 रन्स का जो है वो इजाफा किया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं वेस्ट इंडियन टीम की। अच्छा, टीम वेस्ट इंडीज़ स्पिनर्स पर इन्हिसार करने लगी है और बहुत ज़्यादा देखिए क्या इनकी जो डिपेंडेंसी है वो स्पिनर्स पर हो गई है। अच्छा, अब क्या हुआ है, मुनफरिद रिकॉर्ड भी इस हवाले से इन्होंने बना डाला है। तो माजी में वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है उसने अपने फास्ट बॉलर जैसे माइकल होल्डिंग हो गए, एंडी रॉबर्ट्स हो गए, जो है मार्शल हो गए, जुएल गार्नर हो गए, या फिर क्रिटली एम्ब्रोज हो गए, उनकी बदौलत बैटर्स को जो है वो दहशत ज़्यादा करती थी, उनका खौफ बैठा रहता था बैटर्स के ऊपर। लेकिन अब वेस्ट इंडीज टीम जो है वो स्पिनर पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो गई है। बिल्कुल सेम सिचुएशन ऐसी हो गई जैसे पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा बॉलर्स के ऊपर इन्हिसार किया जाता है। बांग्लादेश के खिलाफ एक रोज़ा मैच में वेस्ट इंडीज़ ने पूरे 50 ओवर्स स्पिनर्स की मदद से कराए और एक रोज़ा क्रिकेट की तारीख का मुनफरिद रिकॉर्ड जो है वो भी बना दिया। अच्छा, इससे कबल ये रिकॉर्ड श्रीलंका के पास था, जिन्होंने 1996 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 54 ओवर्स जो है वो स्पिनर्स के ज़रिए ही कराए थे। तो ये सिचुएशन है जी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी बड़ा कुछ हो रहा है और बड़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है, इस पर भी होगी बात। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम आपको न्यूज़ सेशन में ज्वाइन करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई इस वक्त हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। फिर जब वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो उनसे टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। मेरी चाय आ गई है, आप भी थोड़ा सा छोटा सा टी ब्रेक ले लें। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। न्यूज़ सेशन में कहेंगे खुशामदीद। और आज टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए हमारे साथ खुर्शीद भाई भी मौजूद है, हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट, और ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई भी मौजूद हैं। दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मौसम कैसा है भाई? कराची का मौसम बदल रहा है, आप लोगों ने शॉपिंग वगैरह कर ली है? गर्मी सर्दियों के कपड़े शपड़े ले लिए, स्वेटर वेटर ये सारी चीज़ें? बीमारियों से बचेंगे तो बीमारी, हाँ, क्योंकि ये मौसम जैसे ही जो है वो चेंज होता है तो पहले वायरल इन्फेक्शन और फिर वो फ्लू, नज़ला, उसके बाद जब तक लोगों को ख्याल आता है कि जी अब सर्दियों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए, तब तक जो है बात आगे निकल चुकी होती है। और स्वेटर जो हैं, शॉलें जो हैं, वो इतनी महंगी हो चुकी होती हैं कि फिर आवाम जो है वो संडे मार्केट और दीगर जगहों का रुख कर रही होती है। अशरफ भाई ज़रा थोड़ा सा आप इसके ऊपर बता देना, थोड़ा गाइड भी कर दें कि कब चले जाना चाहिए शॉपिंग करने के लिए सर्दियों की? फौरन चले जाना चाहिए क्योंकि वो कीमतें आपको पता है माशाल्लाह। सर्दियाँ आ जाएंगी तो जैकेट्स वगैरह जो ख़ास तौर से मैं बताऊँ बाइक चलाने वाले हैं ना, क्योंकि सर्दी की हवा जो है अचानक से शुरू होती है कराची में। मैं बताऊं कि अभी जो हमने महकमा मौसमियात का देखा तो कल भी चेक कर रहा था, बहुत अप एंड डाउन हो रहा है कराची का मौसम। शाम के टाइम जो है चुभने वाली हवा जो है ना चल रही है जी। अब जो बाइकर्स जो बाइक चलाते हैं उनके लिए बहुत वो है, क्योंकि अपनी सेफ साइड रखें, क्योंकि अपने आप को सेफ रखें। घर वाले आपका इंतजार कर रहे होते हैं, तो जैकेट्स वगैरह, तो अब जैकेट भी आपको बताऊं अभी से महंगी होना शुरू हो गई हैं। तो कल मैं जा रहा था घर के पास गुलशन पे, वो ठेले पे देखा है वो जो लगा के, मैंने इसी आइडिया देखा कि वो अच्छा बिल्कुल वो भी, यानी कि आप यूज क्लोथ जिसे इस्तेमाल शुदा कपड़े कहते हैं, हवा सुन के ना मेरी आंखें यूं हो गई। हाँ, इतने महंगे कपड़े। बाइक के लिए अपर जी, कोई बाइक है मेरे पास तो मैं वो चला, मैंने अपर पूछ लूँ कितने का ना, ब्लैक कलर का अपर था, मैंने कितने का है? हाँ। तो कह रहा है कि 1500 रुपये का। भाई इस्तेमाल शुदा कपड़ा मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से जाएं जहाँ से मुनासिब कीमत में मिल रहा है अपर वगैरह, क्योंकि थोड़ा सा मोटा होना चाहिए क्योंकि अब कराची का मौसम अप एंड डाउन हो रहा है। अब मसला ये कि इस वक्त अगर हम आ रहे हैं तो इस वक्त थोड़ी थोड़ी गर्मी और मौसम खुश्क मौसम, उसके बाद शाम को बिल्कुल चेंज हो रहा है। ये जो अप एंड डाउन मौसम का ना वो आपको इम्पैक्ट करता है। बहुत सारी बीमारियां जैसे चल रही है, नज़ला, गले का मसला चल रहा है, फिर इसके अलावा आपको सर में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट कि बुखार जो है ना सबसे मेन इंडिकेटर है। मुझे भी अभी लास्ट वीक में हुआ था तो 100 101 नीचे ही नहीं आ रहा और सबसे ज़्यादा ड्राई कफ जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। अगर सर्दियों में आपको ड्राई कफ हो जाए ना तो वो मैक्सिमम 1 हफ्ता लेती है जाने में, और अगर कोई रेमेडीज़ वगैरह आपने की हैं और सिटी एट 10 आपने देखा है तो फिर आप जल्दी से जो है वो ठीक हो सकते हैं। तो खुर्शीद भाई आप ज़रा बताएं, शॉपिंग वगैरह कर ली और थोड़ा सा आवाम को बता दें कौन से टाइम पे सर्दियों की शॉपिंग करने के लिए चले जाना चाहिए? जैसे आशिफ साहब ने कहा कि कराची का जो मौसम वो चुभ रहा है, तो कराची के शहरियों को बहुत सारी चीज़ें चुभ रही हैं। तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर 3 अरब की बात तो नहीं कर रहे आप? जी चले तो 3 अरब की बात यहाँ हमेशा से बजट पे अरबों खरबों की होती है, लेकिन आवाम पर जो है वो हज़ारों भी नहीं लगते। अब जो कराची के मौसम की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें बुखार, नज़ला, खांसी और सबसे बड़ा मसला जो है वो डेंगू का जो फैलाव इस वक्त हो रहा है। हॉस्पिटल्स भरे में, वार्ड्स में मरीजों को एडमिट करने की जगह नहीं है। डेंगू का जो मामला है उससे वो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है उसके अंदर, और फिर साथ में मलेरिया भी हो रहा है। और बुखार इतनी शिद्दत से होता है वो आपका पूरा जिस्म जो है वो तोड़ के रख देता है, आपके जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। तो एक तो कराची के जो मुख्तलिफ टाउन्स हैं उनमें सफाई की सूरत हाल बिल्कुल ना होने के बराबर है। नो टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के पास है, पीटीआई के पास है, बिल्कुल कुर्बो जवार के जो इलाके हैं शारा फैसल से मुतसिल, वहाँ भी हमने कई दफ़ा रिपोर्ट किया है, वहाँ पर कचरा की जो सूरत हाल है वो कचरा बदस्तूर वहीं मौजूद है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ जा रहा होता है। वाटर बोर्ड की लाइनें लीकेज हैं, वो वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन जो अब तो कॉर्पोरेशन बना दिया है, बहुत महंगा इदारा बना दिया है, तो वो वहाँ के लोग कहाँ काम कर रहे हैं। खुर्शीद साहब कौन सी आंख से देखते हैं? हम गवर्नमेंट की आंख से देखें ना, सब कुछ अच्छा नजर आता है। वो तो सर डॉक्यूमेंटेशन में तो बहुत अच्छी, जो माइक्रोस्कोप है उसमें सब कुछ अच्छा है जी, माइक्रोस्कोप में उनको सब कुछ महंगा नजर आता है। क्योंकि जो क्लिक का जो प्रोजेक्ट है, अगर आप वहाँ की पावर प्रेजेंटेशन देखें, मैंने खुद भी कई मरतबा देखी है, तो इतना खूबसूरत कराची है उन प्रेजेंटेशन के अंदर कि आप कहें कि स्विट्ज़रलैंड और लंदन के आप उसको पैरेलल देख सकते हैं कि कराची हमारा ऐसा है लंदन की तरह। माजी में था ऐसा, जब अंग्रेज़ों के सरकार के पास हुकूमत थी, तो ज़ाहिर है वहाँ उस वक्त तो जो शहर को रोशन करने के लिए भी कोकोनट आयल से जो है वो लैंटेन जलाया करते थे कि शहरियों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अब तो आजम बस्ती की, अब तो मैं आजम बस्ती की बात करूँ आपको कि वो सूबाई वजीर हैं बड़े पावरफुल, सईद गनी, उनके भाई फरहान गनी, दोनों बड़ी ताकत रखते हैं सिंध हुकूमत में।
उनकी एक मेन शाहरा जो है वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। शाम के वक्त ठीक ऐसा टाइम है 4 बजे के बाद वहाँ पर ना वाटर बोर्ड की लाइन का एक लीकेज है वो शुरू हो जाता है भरना और पूरी गली भर जाती है, फिर अचानक वो गायब हो जाता है। रोजाना ऐसा है, मैजिक है वो। वो रोजाना वो सही होने का नाम नहीं ले रहा और मेन चौराहे पर 4 गटर ऐसे हैं जिसका ढक्कन मौजूद नहीं है। इज जस्ट लाइक अ फुल ऑफ मैजिक एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और इसमें आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे ना आपको हर जगह से एक नई मालूमात मिलेगी और आपको एक नया आइडिया मिलेगा कि अच्छा शहर जो है वो ऐसे भी चलता है। 3 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर और कराची की डेवलपमेंट कैसे देख रहे हैं आप? सबा इसको 3 अरब नहीं बोले, 3 अरब रुपए, पूरा लंबा खींचे ना थोड़ा सा, मतलब रिक्वेस्ट एक दफा करें ना। 3 अरब देखिए अब 3 अरब रुपए जो इन्होंने किया है और सिंध गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी मतलब के प्लानिंग की है। 3 अरब रुपए में इन्होंने सड़कें भी बनानी है कराची की, 3 अरब रुपए में पानी की लाइन, सीवरेज की लाइन भी डालनी है और 3 अरब रुपए में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर देना है। अच्छा, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी और जो दूसरे लोगों ने सर्वे दिया तो हमने दिया था नियर अबाउट कराची को फौरी तौर पे 100 अरब रुपए चाहिए। कितने? 100 अरब, क्योंकि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर शहर फैसल नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के ये आपके रेड जोन नहीं है, गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, जो कराची से लोग दूर दराज इलाके से आते हैं ना, सीरियस नॉर्थ कराची से निकले जो 4K के स्टॉप से और आप आके दिखा दे टावर तक, सही आप निकले सफूरा से माशाल्लाह से, ठीक है, मलिक कैंट आए, सफूरा आए और वहाँ से आए आप, और ये यूनिवर्सिटी रोड, मतलब कि लोग कितने आप गिनवाते तो हैं, इतने लोग, लाखों लोग सफ़र कर, लाखों नहीं करोड़ों लोग सफ़र करें पूरे दिन भर में। कराची की आबादी जो है 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी है और यहाँ जब लोग निकलते हैं तो सबा यहाँ पे 45 लाख मोटरसाइकिलें हैं, 16 लाख गाड़ियाँ हैं, फिर रिक्शे हैं, ये सब। तो अब इसका नियर अबाउट हम लेते हैं 50%। तो 50% का ये है कि आप दिन भर जो है सुबह जब होती है तो 20 से 25 लाख मोटरसाइकिलें निकलती हैं रोज़, 7 से 8 लाख गाड़ियाँ निकलती हैं, रिक्शे 2 से 2.5 लाख निकलते हैं, फिर बसें हैं, ये सारी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और वो जब शहर में आती है इस टूटी हुई सड़कों पर, तो खुदा के वास्ते आप आके देखें जो लोग आते हैं तो जहनी टेंशन, जैसे हमारे ऑफिस में मतलब नियर अबाउट जो है 180 लोग हैं कराची ब्यूरो में, वो जब आते हैं तो वो एक से एक इशू ना, बाइक का चेन टूट गई, पंचर हो गया, रोड टायर फट गया, पंचर हो गया, ये रोज़ के हैं। अब मसला ये है कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि आप आती हैं, आप खुद बताएं क्या हालत है। मतलब हम लोग शायद गलत झूठ बोलते हैं, ये बोला जाता है। देखें, हम ब्रिज हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। पब्लिक जो हमें शिकायत कहती है वो हम वहाँ पहुँचाते हैं, हम गवर्नमेंट को कुछ थोड़ी कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भाई आप ये देखें, आपके जो लोग हैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप वहाँ जाके देखें, इसको मरम्मत कर दें, इसकी मेंटेनेंस कर दें। कोई भी मंसूबा होता है आप जो शुरू करते हैं ना सब, तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट की जो है ना SOPs होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, SOPs होती है और ये SOPs ही अगर आप फॉलो नहीं करें तो फिर कैसे शहर चलेगा। अच्छा, जिस तरह से अभी अशरफ भाई बात करें ना कि ये 3 अरब का अब ये सारा प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पे लगेंगे, तो ये आपको पता है, मुझे पता है, अवाम को पता है, खुर्शीद भाई को पता है, एक आम इंसान को पता है। अगर आप उससे पूछें कि भाई कराची के लिए 3 अरब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए मुख्तस किए हैं 3 अरब रुपए, तो अब क्या करना चाहिए, तो वो फिंगर टिप पे आपको बताएगा कि भाई सड़कों का निज़ाम बेहतर कर लें, खड्डे भर दें, जो आपने जगह जगह सड़कें खोदी हुई हैं उसको बेहतर कर दें, कचरा उठवा लें। और मैं आपको बताऊँ 99% लोग आपको ये कहेंगे सफाई करवा लें, आप सब छोड़ दें, इस शहर से सफाई करवा दें, कचरा उठवा दें, सड़कें साफ़ करवा दें, जो ये नशे अफराद बैठते हैं, चोरी डकैती जो है जहाँ बैरियर्स नहीं है वहाँ पर वो लगा दें, कोई किसी जगह हसास जगह पे CCTV कैमरा लगा दें, ऐसी चौरंगियाँ जहाँ से रात को गुजर रहे होते हैं और वहाँ पर पुलिस नहीं होती, बहुत ज़्यादा अंधेरा गुप होता है, वहाँ पर कोई चौकी कायम करवा के कोई वहाँ पर अच्छी सर्विसिंग का इंतज़ाम करवा दें, ये एक आम आदमी बता देगा। लेकिन अशरफ भाई ये खुद उनको नहीं पता, दौरे तो करते हैं वो गाड़ी में बैठ के। अभी सब हम जैसे आपने बोला नहीं सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जैसे कचरे का इशू है, कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है, अब ये सबको पता है, मगर जिसने करना है वो बोलो तो वो बुरा मान जाते हैं। अब मसला ये है कि स्ट्रीट क्राइम का बताऊं सब, आप हैरान होंगी, जो डाटा हम AIG हो गए, IG सिंध ने कहा कि आपका स्ट्रीट क्राइम यूँ ड्रॉप हुआ है पिछले साल के मुकाबले, ज़बरदस्त। वो तो हर साल ठीक है, मगर अब मैं आप डाटा आप तो एक शेयर कर रहा हूँ। कराची में हम ये इंडस्ट्री जोन में 4000 सनतें हैं, ऑफिस वगैरह मिला के, ये कुरंगी इंडस्ट्री जोन में। अब आप सोचें उस कुरंगी इंडस्ट्री जोन में एक हमारा ऑफिस है, 24 सिटी 21 का एक ऑफिस है कराची ब्यूरो। इसमें एक हफ्ते में, यानी कि मैं बोला एक हफ्ता ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद, 4 दिन में हमारे 2 रिपोर्टर, मतलब 2 लोग जो हैं उनको
स्नैच कर लिया गया। एक हमारा कैमरामैन है, उसकी बाइक चली गई, ठीक है। एक और है, उसको जो है वो बाइक से टक्कर मार के गिरा है, उसको लूट के चले गए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 दिन के अंदर सिर्फ एक दफ्तर में 4 लोगों को लूटा गया है, ठीक है। तो आप सोचें कि आप 4000 दफातर के जाके अगर सर्वे करें, ये परसेंटेज कहाँ चली जाएगी। देखिए हमें तो पता है और हमें रिपोर्ट करनी होती है, तो हमने रिपोर्ट किया, तो वो जो 4 है वो रिपोर्टिंग हो गई कि ये 4 हादसा में बाइक चोरी हो गई, 3 के मोबाइल छीन के ले गए, ये सब हुआ है और मारा भी है। सही। अब जो आप बाकी लोग अगर जाके पूछें तो आप बताएं ना कि कितने लोग जाके रिपोर्ट कराते हैं। कराची में 50% से ज़्यादा लोग तो रिपोर्ट ही नहीं कराते, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं, ये वो जाके तंग होगा, वो बुलाएंगे, ये करेंगे, हम काम करें या वो करें, चलो यार दूसरा मोबाइल ले लेते हैं। मगर उसके साथ जो होता है, देखें खुदा न खास्ता मेरे साथ हो तो मेरे उसके अंदर जो मेरे ATM कार्ड भी हैं, मेरा शनाख्ती कार्ड भी है, ऑफिस कार्ड भी है, ठीक है। फिर मेरी लाइसेंस है, मेरे वो सब चीज़ें पर्स में ही रखी हुई है ना मैंने। अब वो स्नैच करके ले जाएगा तो अब मेरा एक नया मसला छोड़े, CNC बनाने जाओ, ठीक है, फिर लाइसेंस बनवाने जाओ, फिर ये सब तो एक ये ऑटोमेशन है। फिर कहते हैं ये सब बनाना है तो FIR कटवाओ आप जाके। मैं अगर जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मेरे लिए इतना बड़ा इशू है ना FIR कटवाना, पूछें आप। बिल्कुल FIR कटवाना इतना बड़ा मुश्किल है कि थाना कहेगा कि भाई आप तो यहाँ ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। FIR के हवाले से तो बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते हैं कि अगर आपने किसी की FIR कटवानी है तो वो तो बेइंतहा मुश्किल काम है, उसके लिए शायद आपको वाकई रसूख होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर स्नैचर अगर आपकी जेब से जो चीज़ें लेके चले जाए, उसमें बेगम की दी जी और वो चली जाए, वो भी दोबारा आप बेगम से रिक्वेस्ट करें कि लिस्ट दोबारा चाहिए, तो एक बड़ा मसला बन जाता है, एक बड़ा मसला बन जाता है। अच्छा, ये सिर्फ बेगमात की लिस्ट का मसला नहीं होता कि वो अगर स्नैचर आए और उस सामान को चोरी करके ले गए, ये भी होता है कि बड़ी जो जरूरी चीजें आपके पास रखी हुई होती हैं और आपने संभाल के रखी होती है कि फला चीज वापस करवानी थी, या हजारों चीजें ऐसी होती है जिसकी आपने स्लिप्स रखी हुई होती है और वो फिर स्नैचर ले जाते हैं, तो बड़ा मसला होता है भाई। देखें, एक कराची के मारूफ एंकर हैं फवाद अहमद, उनकी गाड़ी यहाँ से चोरी उनके भाई की, और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो वो KPK के इलाके से मिली जहाँ पर नॉन कस्टम गाड़ियाँ बिक रही थी और चोरी यहाँ हुई थी, और वो नॉन कस्टम पेड इलाके के अंदर बिक रही थी। और एक शख्स ने, जिसका ताल्लुक शायद बोनेट से था, उसने खरीद भी ली थी वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी, तो वहाँ से वो कैप्चर की है। देखें आप, जो जिस तरह उन्होंने जिक्र किया अशरफ साहब ने कि ब्यूरो चीफ हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, 10 लोग जानते भी हैं, तो इनकी चीज़ रिकवर होना आसान है। आम शहरी के साथ क्या होता है, वो थाने में तो खाली दरख्वास्त भी जमा करवाने जाए तो उसको जेब में जो है वो 1000 रुपये रखने पड़ते हैं। तो हमारा तो ये सिस्टम, जब तक आपने जिक्र किया ना सफाई का, तो मैं समझता हूँ इस सिस्टम से की सफाई होनी चाहिए। जो सिस्टम हमारा बोसीदा है, गला सड़ा निज़ाम जो इस वक्त राजुल वक्त चल रहा है, जिसे कहते हैं सिक्का राजुल वक्त, तो सिक्का राजुल वक्त यहाँ पर यह है कि गला सड़ा बोसीदा निज़ाम है। इस निज़ाम को दुरुस्त सिमत में जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसे लोग बैठाने की ज़रूरत है जो इस निज़ाम को शफाफ तरीके से चलाएं, ताकि हमारा जो मुल्क जो है वो माशी तौर पर भी तरक्की कर सके, तालीमी तौर पर तरक्की कर सके, इक़्तिसादी तौर पर जो है वो दुनिया के उन नंबर्स पे आ सके जहाँ पर तरक्की याफ्ता जो ममालिक है उनकी सफ में आ सके। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर हमें मौसमी स्पीड की ज़रूरत है। जिस तरह कल गवर्नर साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म खुद इनकी तारीफ़ कर रहे हैं वज़ीर दाखिला की, कि पहले तो उनकी स्पीड मशहूर थी, अब मौसमी स्पीड की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ अगर दोबारा केयर टेकर गवर्नमेंट आए तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उनको सिंध की वजारत आला संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि सिंध को इस वक्त जो है वो तरक्की की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तरक्की की ज़रूरत है, कराची हाइट्स को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अच्छा जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर एक और टॉप स्टोरी पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, हुकूमत सिंध का सूबे भर में 22 से ज़ायद मेगा स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद कराने का फ़ैसला, ये बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव न्यूज़ है और हेल्दी एक्टिविटी है। स्पोर्ट्स इज़ ऑल अबाउट, और अगर आपने ज़िंदगी के मज़े लेने हैं ना तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़रूर हिस्सा लें, और नहीं भी हिस्सा ले सकते तो जाके ज़रूर देखें कि स्पोर्ट्स जो है, ये जो गेम्स हैं, ये कितने मज़े के लगते हैं। सिर्फ इनको देखने से, उस एटमॉस्फेयर में रहने से आपको अंदाज़ा होता है कि लाइफ में डिसिप्लिन कितना ज़्यादा ज़रूरी है और डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी को कितना बेहतर बना सकता है। तो अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो डिसिप्लिन को जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और उस डिसिप्लिन का ख्याल रखें, क्योंकि जितनी भी दुनिया में स्पोर्ट्स होती है ना, उसमें होता ही डिसिप्लिन है कि आपने टाइम से सो के उठना है, टाइम से आपने जाना है, टाइम से ग्राउंड में आना है, टाइम से आपने अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है। इनफैक्ट टाइमिंग का इतना ज़्यादा होता है कि फुटबॉल के अंदर अगर आपने एक मोमेंट भी मिस कर दिया तो शायद आप पूरा का पूरा मैच ही मिस कर देते हैं। तो हुकूमत सिंध ने नवंबर 2025 से जून 2026 तक जो है सूबे भर में 22 से ज़ायद मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स कराने का फ़ैसला किया है। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि 35वीं नेशनल गेम्स,
सिंध गेम्स और 2026 थर जीप रैली और ई स्पोर्ट्स जो है चैम्पियनशिप, स्पेशल गेम्स और यूथ साइंस टेक्नोलॉजी एक्सपो समेत बड़े इवेंट्स जो हैं वो मुनक्किद किए जाएंगे। ई स्पोर्ट्स, फुटसॉल, ताइक्वांडो, कराटे और जो ये कार्ट रेस जैसे मुकाबले हैं ये मुख्तलिफ शहरों में होंगे। दैट इज़ रियली ग्रेट। हुकूमत सिंध का मकसद नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों के मौके और आलमी मयार के प्लेटफॉर्म्स जो है वो फराहम करना है। खुर्शीद भाई, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को कि अब इस तरह के जो मुकाबले हैं वो मुनक्किद किए जाएंगे? 22 से ज़ायद ये मेगा स्पोर्ट्स इवेंट हैं जो कि मुनक्किद कराने का फ़ैसला किया गया है। किसी भी शहर में हो, किसी भी जगह पर स्पोर्ट एक्टिविटी हो तो वो लोगों के लिए कितनी हेल्दी होती है? देखिए, जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ होती हैं हाँ। वो तो हेल्दी सेहतमंदाना सरगर्मियों में शुमार होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो सिंध जो स्पोर्ट्स बोर्ड है जी, उसमें बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ देखने में आई हाँ, माजी में भी। मैं एक सिर्फ इसकी निशानदी करूँगा कि 2 साल कबल बच्चों के जो इंटर क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एथलीट्स का प्रोग्राम था, तो उन बच्चों को जो है वो जूते नहीं दिए गए। अच्छा, ठीक है। और बजट पास किया गया उनका, तो अप्रूव हुआ बजट, लेकिन उसके बाद जब मैंने कुछ स्टूडेंट से मैंने बातचीत की, तो हमारे जावेद इकबाल थे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, उन्होंने भी रिपोर्ट किया था। फिर मैंने पर्सनली 1-2 लोगों को जानता था क्योंकि मेरे वो शहर से आए थे, नवाबशाह से, तो उन्होंने कहा हम तो अपने शूज़ लेकर आए और हम जो भागेंगे तो अपने शूज़ से भागेंगे। मैंने कहा यार आप अपने कदमों पर ही भागो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की कदमों में चलोगे तो नुकसान जाएगा। तो लेकिन ये तो एक लेटर मोड में था, लेकिन उन बच्चों को शूज़ नहीं दिए गए, उनके दीगर बजट्स को खा लिया गया। कहने का मतलब ये है कि अच्छा, तो इस तरह की चीज़ें। हाँ खुर्शीद भाई, मैं आपकी बात सॉरी कट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल ये ले लीजिएगा कि जब सिंध गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ें अनाउंस करती है और प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि भाई हम ये इवेंट्स मुनक्किद करने जा रहे हैं, इसमें ये चीज़ें जो है मतलब लिस्ट 1 लिस्ट 2 इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो सिंध गवर्नमेंट की होगी, तो उसके बाद बच्चों को जूते प्रोवाइड ना करना, फैसिलिटी ना देना, या फिर किसी भी चीज़ में हम देखते हैं ना कि बेज़ाब्तगियाँ होती हैं, तो उससे एक तो खुद गवर्नमेंट की अपनी रेपुटेशन उसमें बड़ा फ़र्क आता है, लोग फिर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, और जो आपका जो स्टूडेंट है या आपके जो बच्चे खेलने आ रहे हैं ग्राउंड में, उनका ट्रस्ट भी ख़त्म हो जाता है, फिर वो आपके ऊपर दोबारा से ट्रस्ट नहीं करते, और यही वजह होती है कि फिर वो प्राइवेट क्लब्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी फिर स्पोर्ट हो ना, उनका जो ट्रस्ट है ना वो अपने ही जो सरकारी इदारे उनसे उड़ जाता है। बिल्कुल, तो ये कितना बुरा होता है खुद गवर्नमेंट के लिए भी, खुद आवाम के लिए। देखिए, मनफी तासुरात मरतब होते हैं। हाँ। अब उन 2 स्टूडेंट्स ने खेलना छोड़ दिया और अपने जो दीगर काम है उसमें मसरूफ़ हैं, वो कॉलेज लाइफ और फिर यूनिवर्सिटी लाइफ। अब जब ये तो 2 स्टूडेंट्स की बात है ना, मतलब 2 स्टूडेंट वो स्टूडेंट्स हैं जो मुतादिद मुकाबलों के अंदर जीतते रहे हैं। वो एथलीट्स का मुकाबला हो, क्रिकेट का मुकाबला हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, इस तरह के मुकाबलों में उनकी जो है वो विन पोजीशन में रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की मनफी कुछ सिस्टम जब हमारा ऐसा ख़राब होगा तो उन नौखेज़ जहनों पर जो है वो मनफी असरात मरतब होंगे, जो आने वाले लोगों को देखें। वो दो उन्होंने मुझे बताया ना, वो कहीं और भी रिपोर्ट कर रहे होंगे, किसी और से जिक्र कर रहे होंगे। अब जिसके दिल में ये उमंग होगी कि उसने अपने शहर के लिए खेलना है, अपने सूबे के लिए खेलना है, तो वो फिर जो है वो डीमोरलाइज जिसे हम कहते हैं कि उसके जहन पर वो तासुरात मरतब होते हैं कि उसने दोबारा वो अचीवमेंट की तरफ नहीं जाता। जबकि सारे पूरा सिस्टम तो ख़राब नहीं है, चीज़ें बहुत अच्छी मरतब होती हैं, प्रेजेंटेशन बनती हैं, बजट पास होता है, रिकॉर्ड में सब कुछ मौजूद होता है। अलमिया तो ये कह लीजिए आप कि रिकॉर्ड में तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं कि हमने पर स्टूडेंट को इस फलां कंपनी के शूज़ दिए, इतना उनको हमने TADA दिया, फलां जगह पर हमने होटल्स में उनको रिहाइश दी, तमाम चीज़ें ऑन डॉक्यूमेंट। देखें, कमाल तो ये है ना करप्शन का, कमाल ये है कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, कि हर चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पे जो है वो ऑडिट होता है, उसमें भी वो चीज़ें जमा करवाते हैं, सब कुछ होता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनको चीज़ें नहीं मिल पा रही होती। सही। इससे ना सिर्फ स्पोर्ट्स पे मनफी असरात मरतब होते हैं, उसके खिलाफ बातें होती हैं, बल्कि मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत के जो भी काम जो मजबूत हो रहे होंगे, उन पर भी सवालिया निशान उठ जाता है। सही, उन पे भी सवालिया निशान उठ जाते हैं। अशरफ भाई, आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? और आप मुस्कुरा रहे हैं तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली आप खुशियों का भी कुछ मज़ीद तजिया करना चाहेंगे, तो ज़रा बताएं कि भाई ये कितना अच्छा होता है एक्टिविटी कराना, और ये कितना बुरा लगता है कि आप बच्चों से कमिटमेंट करें, उनके पेरेंट्स को आप कमिटमेंट दें और फिर आप उससे पीछे हट जाएँ, तो अवाम क्या करे? फिर वही बात आ जाती है कि वो कहते जी हमारी गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये किया। सबब मेरा दोस्त है बचपन का, और पाकिस्तान से जो ना वो नेशनल शूटिंग में वो जाते हैं। अच्छा। प्राइवेट से। हाँ। बचपन का मेरा दोस्त है और शूटिंग क्लब में भी है, ओलंपिक के लिए जाता है,
मैं बड़ा अफसोस से कह रहा हूँ, मतलब ये सिंध गवर्नमेंट क्या, वो जो फेडरल वाला जी हाँ, अब वो जा रहा है, चलाएगा वो, सब कुछ वो कर रहा है, सारा सब कुछ वो सिलेक्ट हुआ, यानी कि वो अच्छी उसमें गया। उसके बावजूद उसके साथ जो लोग जाते हैं ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उनका क्या काम है। हाँ, ठीक है, वो नहीं प्ले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना जहाँ जाके मुझे रख रहे थे वो वहाँ पे, तो क्योंकि वो मतलब बैकग्राउंड से स्ट्रांग है, उसने कहा भाई मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं तो ये सब चीज़ें खाऊंगा, बीमार हो जाऊँगा। उसने कहा भाई आप रखें, उन्हीं लोगों को केटर करें, मैं अपनी जगह पे जा रहा हूँ। ये जो आ रहे हैं ना 22 इवेंट, बहुत ज़बरदस्त है, 22 इवेंट कराएं, लेकिन खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप ये जो बच्चे आएंगे, इनका पानी, इनकी हेल्थ का, इनका फूड का, इनका सब कुछ ख्याल रखें, क्योंकि जो आएंगे ये बेचारे, तो इनको एक सपोर्ट करनी होगी, यानी कि आपका जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, अब अगर आप एथलीट को पानी साफ नहीं देंगे, क्योंकि माशाल्लाह हमारे यहाँ तो सीवरेज वाला पानी आता है, शर्म का मुकाम है। ठीक है, अगर आप पी रहे हैं ना बॉटल वाला पानी, तो मैं इन सबको बोलता हूँ कि आपको मैं लाइन वाला पानी पिलाता हूँ। प्लेयर्स के लिए तो उनकी हाइजीन का ख्याल रखना बेहद तो इनका फूड, इनको फ्रूट्स चाहिए, इनको हेल्थ के लिए जो चीज़ें हैं ना वो रिक्वायरमेंट टिक करके इनको प्रोवाइड करनी चाहिए। यहाँ पे तो जानवरों को वाला सलूक करते हैं भाई, मतलब कि वो सड़ी गली चीज़ें जो हैं वो दे देते हैं। मगर ये इसकी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये बताया शूज़ नहीं थे, अब इवन के वो कपड़े मैंने देखे हैं कि उनके वो जो लाके देते हैं वो चेक भी नहीं करते हैं, जो ऊपर पहनते हैं तो ये फटे हुए होते हैं, यहाँ से सिलाई खुली हुई है, मतलब बिल्कुल ही घटिया जगह से जो है चीज़ें बनवाते हैं। तो आप एथलीट जो है ना उनको अगर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से करें। सबसे पहले इनका जो रिहाइश है, खेल रहे जो प्लेयर है ना उसका मोराल भी हाई होता है कि उसको अगर आप जितनी अच्छी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नहीं, ये तो आपके सामने ना 22 मेगा इवेंट और आप नवंबर से लेके जून 2026 तक इतना बड़ा ख्वाब आपने दिखा दिया है, तो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए पूरा प्रॉपर प्लानिंग करें। जो गेम्स हैं उनके लिए जो किस तरीके से उनके खाने, मेरे बस मुझे ये कंसर्न है जो प्लेयर्स आएंगे उनका जो है ना आप स्पॉन्सर ले लें, बहुत सिंपल सा, मुझसे पूछ रहे हैं यार, आप स्पॉन्सर ले लें, पूछ ले भाई, ठीक है, आप स्पॉन्सर ले लें, नहीं खर्च करें आप उनके नाम दे दें, मतलब वो कंपनी का, जैसे बाटा नाम ले ले रहा हूँ, वो शूज बनाते हैं, उनको आप स्पॉन्सरशिप दे दें, उनसे बात करें, आप कपड़ों का स्पॉन्सर ले लें आप, तो उनका नाम जाएगा, एक स्टिकर लगा हुआ, आप स्पॉन्सरशिप पे चले जाएं। मेन ये कि अगर उस स्पॉन्सरशिप वो खर्चा बचेगा तो आप फूड पे लगा दें, रिहाइश पे लगा दें। अगर आपने करना हो ना काम, तो फिर आप किसी तरीके से भी कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन मसला वही होता है कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अनाउंस करने के बाद अगर उसके अंदर मिस मैनेजमेंट हो तो उसका इम्पैक्ट खुद मैनेज करने वालों पर भी होता है, और फिर वो आवाम जो कि बहुत सारी उम्मीदें लगा के आ रही होती है। अब देखें ये 22 से ज़ायद जो मेगा स्पोर्ट्स इवेंट है, अब इसमें कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। कोई स्क्वॉश में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखता होगा, कोई फुटबॉल में रखता होगा, कोई टेनिस में रखता होगा, किसी को किसी और जो है वो क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा। तो बहुत सारे 22 गेम्स है, तो डेफिनेटली देयर वर सो मेनी गेम्स, तो वो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। लेकिन अगर वो आते हैं फिर उनके साथ मिसमैनेजमेंट होती है, तो फिर वो मेरे ख्याल में वो लोग नेक्स्ट टाइम फिर शायद अप्लाई नहीं करेंगे, या उस तरीके से उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट भी स्पोर्ट्स में डेवलप हो, तो उनको उस तरह की चीज़ें भी प्रोवाइड करें कि उनका मोराल भी हाई हो, वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें, वो आगे इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलें, और उनसे जुड़े बाकी लोगों को भी ये पता चले कि जी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो बहुत ब्रॉडर तरीके से की जा रही हैं और लोग इसमें बड़ा इंटरेस्टेड है। क्योंकि हमारे यहाँ से अगर सोशल मीडिया पे देखें ना, तो एक आम पाकिस्तानी का जो थॉट जाता है वो लोगों ने परसेप्शन बड़ा अजीब सा बनाया होता है। तो हमारे लोग भी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा जी, एक और टॉप स्टोरी जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी, और ये टॉप स्टोरी जो है ये फ्रॉड के हवाले से, और मजाल है खुर्शीद भाई कि कोई ख़बर जो है वो ऐसी आ जाए कि भाई डेवलपमेंट हो गई, बड़े बड़े पार्क बन गए, कचरा उड़ गया, सफाई हो गई, क्राइम जो है वो ख़त्म हो गया, 4 डाकू जो है वो 3 शहरियों को लूट रहे थे, तो पुलिस ने पर वक्त जाके उनको पकड़ लिया, और डाकू जो है उन्होंने तौबा कर ली, उनको सज़ा हो गई। ऐसी खबरें नहीं आती, मतलब हाँ अच्छा हाँ चले जी, जो आई है वो अशरफ भाई से फिर पूछ लिया। अशरफ भाई क्या खबर है? ये खबर ये है कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो हम बात कर 12,000 कैमरे जिसमें से 700-800 अभी वो हमने डिस्कस करनी है, तो वही वाली, तो उसकी एक है कि मतलब डिजिटल सिस्टम के जरिए एक बंदा जो मुलजिम था जिसकी FIR कटी वो गिरफ्तार हो गया। अरे वाह वाह भाई, एक बंदा गिरफ्तार हो गया, इसके ऊपर जो है वो शाबाशी बनती है मुताल्लिका हुकाम को कि आपने एक बंदा गिरफ्तार किया है, और इसके बाद भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ऑनलाइन फ्रॉड है ये खबर कुछ इस तरह से है
कि 15 लाख रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड, रुकन कौमी असम्बली का व्हाट्सएप कैसे हैक हुआ। अच्छा, ये व्हाट्सएप जो हैक हो रहे हैं ना, ये आज से हैक नहीं हो रहे। व्हाट्सएप हैक होने की टेक्निक जो है वो थोड़ी सी है पुरानी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ये। तो एमएनए निगत शकील व्हाट्सएप हैकिंग का शिकार, 15 लाख रुपए का फ्रॉड उनके साथ हुआ। और एमकेएम की रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निगत शकील का व्हाट्सएप हो गया हैक। नौसरबाजों ने उनके अजीज़ों से तकरीबन 15 लाख रुपए बटोर लिए। कॉलर ने खुद को सरकारी एहलकार जाहिर करके व्हाट्सएप कोड मंगवाया, जिसके बाद अकाउंट हैक हो गया। अच्छा, ये जो फ्रॉडर्स थे, इन्होंने 2 बैंक अकाउंट्स और 2 मोबाइल नंबर्स पर पैसे भी मंगवा लिए। अब बाज़ अफराद क्या करते हैं कि वो बग़ैर तस्दीक के रकम भेज देते हैं, और ऐसा ही हुआ, उन्होंने भेज दी। निगत शकील ने शिकायत NCCIA में दर्ज कराई, मगर उन्हें बताया गया कि अक्टूबर से ऑनलाइन सिस्टम ख़राब है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद दफ्तर में भी कोई अफसर मौजूद नहीं था। निगत शकील ने मुतासिरीन से कहा कि ट्रांजैक्शन की सबूत संभाल कर रखें ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। व्हाट्सएप अकाउंट बहाल हो गया है, मगर मज़ीद इंकशाफात जारी हैं। अच्छा जी, इस खबर पर करेंगे बात एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि लोगों के व्हाट्सएप किस वजह से हैक हो जाते हैं और वो क्या गलतियां करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई, एक्ट्रेस के बाद अब सियासतदान भी जो है इस व्हाट्सएप हैकिंग से पीछे नहीं रहे, और अब उनके साथ भी इस तरह के वाक़यात। तो इससे पहले भी हमने देखा कि बुशरा आपा की जो बहन है उनके साथ ये वाक़या हुआ, और काफ़ी सारे एक्ट्रेस ने ये पूछा कि भाई क्या हुआ। फिर उन्होंने एक वीडियो बनाई और बताया कि भाई मैंने पैसे नहीं मांगे और मेरा व्हाट्सएप जो है वो हैक हो गया है, और उनके मतलब अब उनकी शनाख्त ज़ाहिर करके किसी और ने पैसे मांगे थे। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से हुआ कि पासपोर्ट किसी ने मांगा था और किसी ने कोई ऑनलाइन चीज़ जो है वो ऑर्डर की थी। उनका ये हुआ था कि कोई ऑनलाइन बंदा लेकर आया था कोई चीज़, और उन्होंने ये कहा था कि जी, उन्होंने वो ये समझी कि उनकी बेटी जो ज़ारा है उन्होंने कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाई होगी, तो घर पे कोई बंदा आया है, तो इस वजह से उन्होंने अपना जो है वो पासपोर्ट दे दिया। ज़ाहिर है लोग काम में इतना बिजी होते हैं। मैं अभी शो पे हूँ, अगर ब्रेक में मुझे कोई कॉल करता है और कहता है जी घर पर कोई चीज़ आई हुई है, तो मैं सोचूंगी हो सकता है मेरी कज़न ने मंगा ली होगी, हो सकता है मैंने कोई चीज़ ऑर्डर की हो, मेरे जहन में नहीं आ रही हो। तो डेफिनेटली अगर कोई इतना श्योरिटी से बोलेगा तो मैं पासपोर्ट दे दूँगी। हो जाता है जब आप बिजी होते हैं, आपका दिमाग इतना फोकस नहीं होता। इसी तरीके से बहुत सारे एक्टर्स के साथ भी हुआ। इसी तरीके से हमारी ही गली में सामने वाली जो आंटी है उनके साथ हुआ। मगर अशरफ भाई, खुर्शीद भाई, सोचने वाली बात यह है कि उनकी जो बेटी हैं, आंटी के साथ भी यही हुआ कि कोई बंदा आया और उन्होंने कहा जी आपकी बेटी ने कोई चीज़ मंगाई हुई है। उस इंसान को उन आंटी की बेटी का टाइमिंग पता था कि भाई वो किस टाइम पर नहीं मौजूद होगी और किस टाइम पर जाना है और किस टाइम पर उनको कहना है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी इस तरह के व्हाट्सएप हैकिंग होती है ना, तो वो चले टेक्निकली तौर पर तो जिस तरह हैक होता है, आपके घर में भी कोई ऐसा शख्स होता है जो आपकी इन्फो आगे पहुंचाता है। अब वो कौन होता है ये तो आपको खुद नज़र रखनी है, लेकिन ट्रस्ट मी, आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ व्हाट्सएप हैकिंग या बैंक अकाउंट्स या आपकी किसी साइट से नहीं मिलती है। आपकी इन्फॉर्मेशन उनको आपके ही घर में गुजरने वाले, गली से गुजरने वाले महल्ले वालों से मिलती है, तभी इस तरह की हैकिंग होती है। खुर्शीद भाई, ये जो आप अभी वाक़या हुआ है व्हाट्सएप हैकिंग का, इसके ऊपर कितना क्रैकडाउन करना ज़रूरी है? और एक दूसरे को, मैं ये समझती हूँ कि ये जो व्हाट्सएप हैकिंग का मामला है ये सिर्फ पासपोर्ट तक महदूद नहीं है। अगर आप अपने दोस्तों पर ट्रस्ट करते हैं या आप कुछ ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करते हैं जहाँ आप अपना मोबाइल फ़ोन बिना लॉक के छोड़ जाते हैं, अव्वल तो लोग यूजुअली लॉक लगा के रखते हैं सारे ही लोग, लेकिन अगर किसी ने आपसे व्हाट्सएप मांगा है, यानी आपका सेल फ़ोन मांगा है पिक्चर खींचने के लिए भी, तो भी आपने ये ध्यान रखना है कि उसको जब आपने दे दिया है, उसने आपको आपका मोबाइल वापस किया है, तो जाके लिंक्ड में देख लें कि आपका व्हाट्सएप कहीं लिंक्ड तो नहीं है, वरना आपको पता भी नहीं होगा। आपका व्हाट्सएप जो है वो कहीं और भी लैपटॉप पर किसी के खुला हुआ होगा और आप जो बात कर रहे होंगे वो उसको भी मैसेज आ रहा होगा, और वो भी आप ही के व्हाट्सएप से किसी को मैसेज भेज सकता है और डिलीट भी कर सकता है। और अगर आप बहुत मसरूफ़ हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कहेंगे शायद मैंने ही मैसेज करके डिलीट कर दिया होगा, और इट हैपेंस। बिल्कुल, देखें सोशल मीडिया पे FIA, हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे, PTA, तमाम ये अवेयरनेस कैंपेन एक अरसे से चला रहे हैं ना। एक आम शख्स का व्हाट्सएप हैक हो जाना, उसकी मालूमात कहीं और चली जाना तो समझ में आता है, लेकिन जो मुक़्तदरा लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो तो हमसे ज़्यादा अपडेट उनको होना चाहिए। लेकिन अगर वो भी उनका व्हाट्सएप भी हैक हो रहा था, इट्स मीन कि वो कहीं ना कहीं लाइल्म है, ठीक है। और फिर दूसरी बात, इस दौर जदीद में इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आप अपनी हर चीज़, हर तस्वीर जो है वो फेसबुक पे अपलोड ना करें। तो देखिए, आपकी जो निजी सरगर्मियां हैं, आजकल लोग तो जो खाना खा रहे हैं वो भी अपलोड करते हैं, कहीं जा रहे हैं वो भी स्टेटस लगा देते हैं कि मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, आपको अपनी प्राइवेसी को प्राइवेट ही रखना है। ऐसा नहीं कि आपने जो चीज़ चाहे आपने वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे,
ट्विटर पे, आपने फेसबुक पे अपलोड कर दी, उससे भी आपकी अपनी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। दूसरी बात, जो एहतियात हमारी मुख्तलिफ जो PTA है, हुकूमत पाकिस्तान के स्टेट बैंक है, इस तरह मुख्तलिफ बैंक्स हैं, वो आपको गाहे बगाहे जो है आपको टेलीफोन कॉल्स पे बता रहे होते हैं या रिंगटोन पे उनकी मैसेज लगे हुए होते हैं। तो उन चीज़ों को फॉलो हम नहीं करते ना, जिसकी वजह से नुकसान का सामना करना पड़ता है। 2-4 महीने पहले की बात है, रात को एक मैसेज आया, पॉपअप हुआ, जो स्टॉक मार्केट के अहमद चुनाई साहब हैं, उनका मैसेज आया कि मुझे कुछ चंद लाख रुपए चाहिए। अच्छा, पहले तो मैं शॉक्ड हो गया, सही कि भाई ये ऐसा बंदा है जो 2-4 लाख रुपए मुझसे मांग रहा है, मैं तो एक आम सा साथी हूँ, उनको क्या जरूरत पड़ी। लेकिन वो हैक हुआ था, उनका व्हाट्सएप हैक हुआ। इसी तरह 2 महीने पहले एक नेवी का ऑफिसर है, उनका भी व्हाट्सएप हैक हो गया। उन्होंने उसकी तस्वीर लगाई भी और मुझे मैसेज किया, मेरा ज़्यादा रब्ता रहता था उनसे, तो उन्होंने उनकी तस्वीर लगा के व्हाट्सएप पे DP लगाई और मुझसे कहा कि जी कराची में मेरा एक पेशेंट एडमिट है आगा खान में, तो उनको चंद लाख रुपए चाहिए, आप उनको पहुंचा दें, मैं सुबह भेज दूंगा। मैंने उनको फ़ोन कर लिया। अमूमन लोग जो है वो फैक्ट चेकिंग नहीं करते हैं, और फौरी तौर पर जो है वो उसको मैंने रब्ता किया, उन्होंने कहा आपका नंबर से मैसेज आया है, आप इसको फौरी रिपोर्ट करें। एक तो रिपोर्ट लोग देर से करते, फिर हमारा जो FI है वहाँ पर थोड़ा प्रोसेस जो है ना स्लो है, उनकी साबुन स्लो है थोड़ी सी, तो वहाँ जाते हुए एक तो लोग डरते हैं कि FI का इदारा है। फिर वहाँ पर बहुत सारी तफ्तीशी चीज़ें, ये वो, हमें कहीं नहीं लगता कि वो इस तरह के केसेस जो है ना वो रिजॉल्व होते हुए नजर आए। बहुत सारे केसेस में हम खुद भी इन्वॉल्व हुए हैं, हमारे दोस्त, अहबाब, फैमिली के मेम्बर्स और भी कई मीडिया के लोग, तो उनके साथ भी जब वो FI में रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ से भी उन्होंने कोई इस तरह का हेल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलता कि वो केसेस रिजॉल्व हो जाए। तो मैं समझता हूँ FIA को जो उनका सिस्टम है मज़ीद उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन का जो सिस्टम है उसको मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत करने की ज़रूरत है, तब कहीं जाके लोगों का ट्रस्ट जो है ना वो बहाल होगा। चलिए जी, ये ज़रूर होना चाहिए, लोगों को खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर कंप्लेन करवाएं, रिपोर्ट करवाएं। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए। शो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, और हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें। आज के शो में आपके लिए जो है वो हमारे जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे मज़े की रेसिपी बना सकते हैं, और आपको हम साथ साथ ये भी बताएंगे कि एंटरटेनमेंट न्यूज़ में क्या चल रहा है और शोएब अख्तर कहाँ सैर व तफरीह कर रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, हमारे इस सेगमेंट में आपको कहेंगे खुशामदीद, और हमारे इस सेगमेंट का जो मकसद होता है ना वो होता है कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाएं जो आपको ज़िंदगी में काम आएँ, चाहे वो खूबसूरती से रिलेटेड हो, सेहत से मुतालिक हो, या फिर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस हो। तो आज हम आपको बताते हैं कि जिन लोगों की नाक जो है वो बंद हो जाती है, जिनको सांस लेने में मसला होता है, बंद नाक को खोलने का क्या तरीका है। तो अगर आपकी नाक जो है वो बंद हो जाए और सांस लेना आपको मुश्किल लगे, आपको ब्रीदिंग में दुश्वारी हो, कंजेशन फील हो, तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, आप आजमा सकते हैं ये टोटका। अच्छा, आपने क्या करना है कि 1 कप पानी में आधा चम्मच नमक डालना है, हल्का सा गर्म कर लेना है, फिर इस महलूल को यानी इस सोल्यूशन को जिसके अंदर नमक डला हुआ है, 1 गिलास पानी में नमक, उसके बाद आपने करना है कि 2-3 कतरे अपनी नाक में इस सोल्यूशन के डालने हैं नीम गर्म पानी के। फिर चंद ही लम्हों में नाक की बंदिश जो है वो खुल जाएगी और सांस लेना आपके लिए हो जाएगा निहायत ही आसान। तो आपने ये ज़रूर करना है। और बहुत सारे लोग इस वजह से ना तकलीफ़ का शिकार रहते हैं कि भाई हमें सांस लेने में मुश्किल हो रही है, हमारी नाक बंद है, और वो जो है बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये जो है ज़बरदस्त परफेक्ट टोटका है, और ये आपने ज़रूर आजमा के देखना है और फिर कॉल करके बताना भी है हमें। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि लीमू के कितने फ़ायदे हैं। वैसे लीमू के बड़े सारे फ़ायदे हैं, मैंने भी बहुत सारे फ़ायदे जो हैं लीमू के अपनी आँखों देखा हाल है ये मेरा, क्योंकि जब मैंने लेमन इस्तेमाल किया तो मुझे बहुत बेहतर फील हुआ, स्पेशली माइग्रेन के टाइम पे, यानी जब सर में दर्द हो रहा होता है ना, तो अगर आप लीमू की शिकंजी पीते हैं तो उससे आपको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और वो इस तरह फ़ायदा होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होती है, आपका जो गैस का इशू है वो बेहतर होता है। और मैं पर्टिकुलरली इसको सर के दर्द की हवाले से बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा आपको गैस हो रही है, सर दर्द हो रहा है, या वेन्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपको के डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। अब इसके जो मज़ीद फ़ायदे हैं वो ज़रा सुनते जाएं कि लीमू एक मुफीद और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है जो विटामिन सी, फाइबर और कुदरती जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे भरपूर होता है। ये दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है, खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को मुतवाज़न रखता है और दिल के दौरे या फालिज के ख़तरे को कम करता है। लीमू वज़न कम करने में भी मुआविन साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर पेट भरने का एहसास दिलाता है और भूख को कम कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है ये आपकी भूख को।
गुर्दों की पथरी से बचाव के लिए लीमू बेस्ट है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला जो सिट्रिक एसिड है वो पथरी बनने के अमल को जो है वो रोकता है, यानी स्टोन नहीं बनने देता। लीमू आयरन को जिस्म में जज्ब करने में मदद देता है, जो खून की कमी से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। इसमें मौजूद नबाताती मुरक्कबात कैंसर के खुलियात को फैलने से रोक सकते हैं, और तुर्श फलों के इस्तेमाल से कैंसर के कुछ खतरात जो हैं वो कम हो सकते हैं। लीमू में मौजूद फाइबर आपकी डाइजेशन के लिए बेहतर है। अच्छा, फिर ये आपके हाजमे के अमल को जो है बहुत बेहतर करता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि यूं तो दुनिया भर में जो है फैशन आइकन्स मौजूद हैं। वेलकम बैक। तो भाई ये सीज़न जो है ना, विंटर सीज़न, शादियों का सीज़न है, बारबेक्यू का सीज़न है, इवेंट प्लानिंग का सीज़न है, सेलिब्रेशन का सीज़न है, और इस सीज़न में जो है ना बिला वजह लोग जो है वो दावतें कर रहे होते हैं, लोगों को जमा करने के लिए, लोगों अपने प्यारों से मिलने के लिए, और पार्टीज़ ऑर्गेनाइज हो रही होती हैं बहुत सारी। तो इसमें अब मेहमानों के लिए जो है वो स्वीट डिश में क्या रखें, तो हमने सोचा कि हमारी जो शेफ़ साइमा है उनसे हम बात करते हैं और आज उनसे पूछते हैं कि भाई वो हमें मीठे में जो है वो कौन सी डिश बनाना सिखा रही हैं, उसकी कौन सी रेसिपी जो है वो हमारे साथ में शेयर कर रही हैं। तो साइमा ने हमें ज्वाइन किया है और साइमा को वेलकम करते हैं। साइमा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में। आप लोग सुनाइए, सब कैसे हैं? बिल्कुल सब ठीक ठाक। साइमा, अब क्योंकि मेहमानदारी जो है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, और घर में दावतें हों, घर में फिर जो है वो कोई इवेंट प्लान हो रहा हो, या शादियां हो, या फिर कहना चाहिए ना कि बारबेक्यू के बाद जो है वो बड़ा दिल कर रहा हो कुछ मीठा खाने का, तो आज हमें कौन सी आप रेसिपी बता रही हैं, ज़रा ये तो बताएं। जी सबा, आज मैं बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ, तमाम डिजर्ट से हटके है तो ये डिजर्ट, मगर आज हम बनाने जाएंगे मिठाई। एक बहुत ही जबरदस्त सी मिठाई, क्विक होगी, और आप लोग इसको घर में घर के तरीके से बना सकते हैं। होममेड मिठाई होगी, तो जिसका नाम है कोकोनट कलाकंद या कोकोनट बर्फी कह लें। सही। तो जी बिल्कुल बताएं इसकी रेसिपी साइमा, शेयर करें रेसिपी। जी, आप पहले तो एक बड़ी कढ़ाई में तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर घी ले लीजिए, ठीक है। और घी को आपने थोड़ी देर मेल्ट करना है। जैसे घी मेल्ट हो, इसमें आपने 2 कप चूरा किया हुआ नारियल, या जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं, आराम से मिल जाता है ये मार्केट में, ये आपने डाल देना है, ठीक है। कढ़ाई में डालने के बाद इस कोकोनट को आपने थोड़ी देर तक स्टर फ्राई करना है, ताकि इसकी रौनक ख़त्म हो जाए और एक बहुत ही अच्छा सा कोकोनट का एरोमा होता है वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो एरोमा आना शुरू हो, आपने इसमें तकरीबन 2 कप के बराबर रेगुलर मिल्क शामिल कर देना है इसी कोकोनट में। और रेगुलर मिल्क शामिल करने के बाद इसको आपने तेज़ तेज़ चला, ताकि ये कोकोनट और रेगुलर मिल्क दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, थोड़ी देर चलाने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोकोनट ने सारा जो मिल्क है उसको पी लिया है, यानी वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। जी। तो आपने ऐड करना है इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर पाउडर मिल्क, जैसे हम किसी भी ब्रांड का पाउडर मिल्क ले लें, ड्राई मिल्क जिसे हम कहते हैं। जी। ड्राई मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद आपने फिर इसको बहुत तेजी से चम्मच के साथ चलाना है, ठीक है। जी। जैसे ही ये ड्राई मिल्क भी इसी मिक्सचर में मिक्स हो जाएगा अच्छे से, और कोई लम्स बाकी ना रहे, तब आपने 1 टिन ऑफ कंडेंस मिल्क, वो भी खोल के साथ ही रखिएगा, वो इसमें शामिल कर लेना है। और उसको डालने के बाद भी आपने इसको चूल्हे पे से रिमूव करना है और बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है इन तमाम चीज़ों की एक साथ, ठीक है। अब इस स्टेज पे जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, तो इस स्टेज पर आप इलायची पाउडर शामिल करें, थोड़े से बादाम पिस्ते काट के चॉप रख लें, वो भी मिक्स करें, और एक ट्रे ग्रीस कर लें साथ ही बटर पेपर लगा के, ठीक है। और इस गरम मिठाई को, इस गरम मिठाई को आपने उसमें कलाकंद को डाल देना है ट्रे में। थोड़ी सी थिक लेयर लगानी है, जो भी आपके ट्रे का शेप है उसके मुताबिक आप उसको सेट कर लीजिए। और उसके ऊपर आपने बादाम पिस्तों की गार्निशिंग कर देनी है, साथ ही चांदी के वर्क लगा दें। 10 मिनट दें इसको कि ये रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा सेटल्ड हो जाए, क्योंकि हमने घी डाला होगा तो ये सेटल हो जाएगा, जम जाएगा
जाएगा। जमने से जस्ट पहले आपने इसको अपने मर्जी के मुताबिक कट्स दे देने हैं, चाहे आपने डायमंड शेप के कट्स देने हैं चाहे स्क्वायर शेप में। जैसे आप देखती हैं कि मिठाइयों की दुकान पे अक्सर स्क्वायर या डायमंड शेप की कलाकंद रखी होती है। जी। और एक चीज मैं और इसमें शामिल करना चाहूंगी, ये वैसे निकलेगी सफेद बर्फी या सफेद कलाकंद, लेकिन अगर कोई इसमें कलर ऐड करना चाह रहा है, फूड कलर, तो जब हम इसकी इस पूरी बर्फी की मेकिंग कर रहे थे तो आप हल्का सा येलो फूड कलर का भी टच दे सकते हैं, सही, इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए। और सबा ये बहुत बेहतरीन मिठाई बनती है, घर में क्विक है मिठाई, और बहुत कम लोग घरों में मिठाइयाँ बनाते हैं, ज़्यादातर बाजार से आ रही होती है। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त साइमा, आपने इसकी जो रेसिपी है वो शेयर की और मुझे बड़ी आसान भी लगी है कि बड़ी जल्दी से भी ये बन जाती होगी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका थोड़ा सा प्रोसेस ये होता है कि जो भी घर में बनाए इसको छोड़ के हटे नहीं, यानी आपने चूल्हे के पास ही खड़े होके इसको सारा काम बहुत तेजी से करना है, आपने हट नहीं जाना वरना ये जल जाएगी। तो ये चीज थोड़ी सी देखने वाली होती है, अदरवाइज ये बनाने में बहुत आसान है। सारे आप अपने अज्जा रेडी करके चूल्हे के पास रखें, एंड 1 बाय 1 आपने ऐड करना है, दैट्स इट। सही, ये वाली चीज है। सही। जी सबा। अच्छा, बहुत शुक्रिया साइमा, आपने हमारे साथ में जो है ये ज़बरदस्त डिश की जो रेसिपी है वो शेयर की। आई होप कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो ज़रूर इसको घर पे ट्राई करेंगे। और साइमा वैसे भी बड़ी ज़बरदस्त शेफ़ हैं और हमारी शो पे रेगुलर आती हैं, लोग इनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और हाइजीनिक, जिसको कहना चाहिए ना, कि फूड प्रिपेयर करती हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात होती है कि आप अपने गेस्ट के लिए अपने हाथों से जो है वो मिठाई तैयार करें, मीठा बनाएं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है। बहुत शुक्रिया साइमा हमें शो पे ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो सर्दियाँ हैं ना, ये जब आती हैं तो अपने साथ कुछ इस तरह के इन्फेक्शन भी लेकर आती हैं, अपने साथ कुछ इस तरह की चीज़ें भी लेकर आ रही होती हैं कि लोगों को परेशानी होती है, ख़ास तौर से स्किन इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं। अच्छा, स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं ना वो एक तरह का नहीं होता। स्किन इन्फेक्शन मुख्तलिफ लोगों को उनकी इम्यूनिटी से रिलेटेड, उनकी सराउंडिंग में उनके साथ जो भी उनकी हाइजीन प्रोसेस होता है उसके हवाले से होता है। आप कहाँ रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है और आप किस तरह से अपनी रूटीन जो है उसको पास ऑन करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा काउंट करता है। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि अगर एक इंसान को घर में स्किन इन्फेक्शन है, एलर्जी है, तो दूसरे को भी लगने का ख़तरा होता है। तो इसमें सबसे पहले तो यही होता है कि लोग ये करते हैं, डॉक्टर्स जो है वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये सजेस्ट कर रहे होते हैं कि अगर किसी को इचिंग है यानी ख़ारिश है, स्किन इन्फेक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप अपना जो टाल है यानी तौलिया जो है उसको अलग कर लें, कपड़ों को अच्छे से धूप लगाएं और इस तरह के मेडिकेटेड सोप जो है वो आप यूज़ करें ताकि वो आपके स्किन को जो है उस पर प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इसके अलावा इसमें आप एक और चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जो मेडिसिन है वो आपने डॉक्टर से जाके प्रॉपर लेनी है, क्योंकि अगर स्किन एलर्जी आपको हो गई है, जिसको कहते हैं ना कि अगर आपकी जिल्द पे रैशेज़ हैं, दाने हैं या इचिंग है, तो ये इतनी जल्दी नहीं जाता। इसके लिए आपको प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है, सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। किन चीज़ों को खाने से आपको एलर्जी होती है, जैसे लाइक अंडा है, स्पाइसेस हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, खट्टी चीज़ें जो कि आपको प्रॉब्लम करती हैं, उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये सर्दियों में ज़रूर इशू होता है, सर्दियों के शुरू में होता है या फिर मिड ऑफ विंटर में ये स्किन का इशू लोगों को होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो शायद ज़्यादा टाइम धूप में नहीं गुजारते, उनके कपड़ों को सही से धूप नहीं लगती, कपड़ों में जो धुलाई के टाइम पर जो केमिकल इस्तेमाल किया गया है वो उतना बेहतर नहीं होता और वो जो है स्किन को एलर्जिक बनाता है, कपड़े सही धुल नहीं पाते, उस वजह से भी होता है। इसके अलावा जब भी किसी को स्किन इन्फेक्शन हो, वो बेड शीट्स जो होती हैं उनको रेगुलर चेंज करें, अपने जो कपड़े हैं, अपने जो आपके ड्रेसेस हैं उनको रेगुलर चेंज करें और इस बात का ख्याल रखें कि जो स्किन इन्फेक्शन है या जो आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उनको अलग करें। इसमें आपका फेस वॉश, आपका कंघा, आपका टॉवल यानी आपका तौलिया, आपकी बेडशीट
जो कंफर्टर आप यूज़ करते हैं ओढ़ने के लिए वो सारी चीज़ें अलग हों, क्योंकि आपको स्किन इन्फेक्शन है या एलर्जी है, क्योंकि ये दूसरों को भी लग जाती है। अब एक और बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी ठीक है, जब इचिंग होती है, यानी जब खारिश हो रही है तो कोई खुजाई जा रहा है, अब क्या होता है कि जब आपको इरिटेशन होती है, जब कोई चीज़ आपको इरिटेट करती है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अवॉइड करें, अपना ध्यान इधर उधर कहीं लगा लें, और जिस जगह पर आप खुजा रहे होती है या खुजली कर रहे होते हैं ना, तो वो स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि वो एक तरह का फंगस इन्फेक्शन होता है, तो वो एक तरह का ना वो स्प्रेड हो जाता है। तो जब वो स्प्रेड हो जाता है तो आपको ये प्रॉब्लम होती है कि फिर वो आपको जो है वो प्रॉब्लम करता है, और दूसरे एरियाज़ में जो है वो आपके स्किन के वो पेनिट्रेट करता है और स्प्रेड हो जाता है। तो चले जी, आपने जो है वो बड़ा ख्याल रखना है अपनी स्किन का, आपने जो है बड़ा ख्याल रखना है, इन दिनों में स्किन इन्फेक्शन को होने से रोकना है। प्रॉपर जो है वो हाइड्रेट रखें स्किन को, सॉल्यूशंस वगैरह लगाएं, ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें, एलोवेरा जेल लगाएं जहाँ पर कट्स होते, तो आप देखिए कि आपकी स्किन जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और जिन लोगों को ये इन्फेक्शन हो गया है वो जाके ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे ढेर सारी बातें, और एक और ज़बरदस्त टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ अपीयरेंस बहुत ज़्यादा काउंट की जाती है, लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, लेकिन लोगों की क्वालिटीज़ के ऊपर उनकी शायद नज़र नहीं जाती। अगर किसी ने आपको जज करना है तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि आपके लुक्स कैसे हैं, आपका जो है वो हेयर डू कैसा है, आप कैसे दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा काउंट ये करता है कि आप कैसे हैं। ज़्यादा चीज़ जो ज़िंदगी को चलाती है, जिसको कहना चाहिए ना कि लाइफ में लोगों के काम आना या आपकी अपनी पर्सनैलिटी, वो ज़्यादा काउंटेबल होती है। लेकिन हमारे यहाँ चीज़ें बहुत अलग हैं। हमारे यहाँ लोग अपीयरेंस देख के लोगों से बात करते हैं, बंदा देख के, बंदी देख के बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, इसके ये बड़ी प्यारी है, ये बड़ा प्यारा है। तो सीरत और सूरत, इन दोनों को जो है वो कंपैरिजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर इन दोनों का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, और किस तरह के लोग जो हैं वो अच्छी पर्सनैलिटी के हामिल होते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त मेरी दोस्त भी हैं, उनसा शाह मौजूद हैं, और साद बिन अजीज़ जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, ये मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। साद भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? मेरा ख्याल है कि आज के ज़माने में बिल्कुल सच है कि सूरत को सीरत पे तरजीह दी जाती है। हाँ। और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सही। मिसाल के तौर पे जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर इसको ऑपोजिट कर लें आप, तो हर चमकने वाली चीज़ मुझे भी लगता है ड्राई कफ शुरू हो गई। जी। तो हर चमकने वाली चीज़ हीरा नहीं होती। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, हम इस पे बात करेंगे आगे। जी बिल्कुल। तो बताएं कि क्या फ़र्क आपको लगता है, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि नहीं जी सूरत ही होनी चाहिए, पर्सनैलिटी कितनी काउंट करती है? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में बात करेंगे तो मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म के अंदर इमीडिएट बेसिस के ऊपर लोग जजमेंट सूरत को देख के ही करते हैं। अच्छा, सूरत का मतलब खाली आपकी फेस नहीं होता, बल्कि आपकी इमीडिएट पर्सनालिटी होती है। यानी कि आप दिख कैसे रहे हैं, आपने पहना हुआ क्या है, आप चल कैसे रहे हैं, आप बात कैसे कर रहे हैं। हाँ। और जब आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस या डीलिंग्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे शायद लोग, जो समझदार लोग होते हैं, मैच्योर लोग होते हैं, दे टेंड टू गो फॉर सीरत, यानी कि आपका अंदर से मामला कैसा है। अच्छा साहब भाई, समटाइम्स ऐसा भी तो होता है कि आप जैसे नज़र आ रहे हैं वैसे आपका सीरत भी होती है, आपकी पर्सनैलिटी भी होती है, क्योंकि आपने जैसे कपड़े पहने हैं, आपने जैसे हेयर स्टाइल बनाया है, आप जिस तरीके से जिस जॉनरा में हैं, वही आपकी पर्सनैलिटी भी तो हो सकती है। लेकिन लोग शायद उस तरह से आपको जज नहीं करते, पर्सनैलिटी अलग कर देते हैं और सूरत और प्रेजेंटेशन वो अलग हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। असल में मैंने आपसे कहा ना, ये आप देखने का ज़ाविया है। हाँ। अगर आप शॉर्ट टर्म में हैं तो सामने वाले के पास टाइम ही नहीं है ना कि वो आपके एनालिसिस कर सके। बट लॉन्ग टर्म के अंदर मैच्योर पीपल, दे टेंड टू अंडरस्टैंड, वो आपकी असलियत की बेस पे आपसे मामले करेंगे, वो समझदार लोग होंगे। समझदार लोग। और अगर आप इमीडिएट बेसिस पे बात करेंगे तो टाइम ही नहीं है आपको जज करने का। अब आप जैसे लग रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं, जो पहना है आपने, जो आपका पर्सोना है, उसकी बेस पे सामने वाला आपसे डील करेगा। अच्छा, उनसा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। उनसा ये बताएं, कितना ज़रूरी होता है, अच्छा लगना तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन कुछ लोग इसी को अपनी ज़िंदगी का महवर बना लेते हैं कि बस हमें तो खूबसूरत ही नज़र आना है, उसके आगे हमारी ज़िंदगी में कोई और काम नहीं है। भाई हज़ारों काम होते हैं, खूबसूरत लगने के अलावा भी आपने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना होता है, आपने नॉलेज गेन करनी होती है, आपने लोगों के साथ कैसे बात करनी है ये सीखना होता है, आपने अपनी तरबियत जो है वो आपने जहाँ से हासिल की है उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, किससे आपने किस तरह बात करनी है,
किस मौके पर क्या पहन के जाना है, किस मौके पर क्या कहना है, ये बड़ा ज़रूरी है। इसके ऊपर कोई काम नहीं करता, काम करते लोग फीचर्स के ऊपर, एक्सटेंशंस के ऊपर। तो देखें जो अल्लाह ने बनाए हैं वो उनको हम इन्हांस कर सकते हैं। हाँ। और देखें अगर हम करियर में हैं या हम मैरिड हैं या हमारी जो पर्सनल लाइफ है, प्रेजेंटेबल होना ज़ाहिर है हर किसी को अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो इस चीज़ की, आपकी शादी हो रही है या आप सिंगल हैं या आप करियर में हैं, अगर आप प्रेजेंटेबल होते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको मैनर्स होने चाहिए कि आप कहीं पे बैठ रहे हैं, किसी महफिल में या किसी गैदरिंग में बैठ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बात करनी चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए। और इसी से ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन तो इसी चीज़ से होता है, इसी चीज़ से। लेकिन जो हमारे जो क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं या दोस्ती होती है या कुलीग्स भी होते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो इनर सेल्फ है वो अगर पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव बात करेंगे। अगर आपका इनर सेल्फ नेगेटिव होगा तो आपके ज़बान से, आपकी कम्युनिकेशन से ही पता चल जाएगा कि ये जो पर्सन है वो पॉजिटिव पर्सनालिटी है या नेगेटिव पर्सनालिटी। तो इनर सेल्फ आपका प्योर होगा तो आपकी शक्लो सूरत पे भी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रही है। तो बात सारी यही है कि कुछ लोग ना, उनकी ज़िंदगी का काम यही होता है कि बस खूबसूरती, अपने आप को संवारना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जैसा अल्लाह ताला ने आपको बनाया है आप उस पर सब्र शुक्र करें, अपना ख्याल रखें, ज़रूर रखें, लेकिन इसके अलावा अपनी पर्सनैलिटी पर भी तवज्जो दें, अपनी एजुकेशन पर भी तवज्जो दें। अगर आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अगर आप बहुत कामयाब हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपसे नाराज़ हैं, आपके घर वाले आपसे नाराज़ हैं, आपके दोस्त आपसे नाराज़ हैं, तो फिर आपकी वो कामयाबी, आपका वो खूबसूरत लगना शायद दूसरों के लिए तो बहुत मौसर साबित होगा, लेकिन आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत जो है ना वो आपको नाकामी का सामना होगा। तो मेक योर पर्सनैलिटी लाइक कि आप हर तरह से अपने हवाले से इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं। अब दूसरों को ट्रीट करने का क्या तरीका होना चाहिए कि वो हर्ट भी ना हो और आपका जो है वो काम भी हो जाए और आप उनसे अपनी ज़िंदगी में आगे भी जो दोस्ती रख सकें, आप अपने कज़न से मिल सकें, रिश्तेदारों से मिल सकें, ये क्या तरीका होना चाहिए अच्छी सीरत का, अच्छी तरबियत का, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है कि अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना भी जो है ना, ये किसी तरबियत से, किसी टैलेंट से, किसी फ़न से कम नहीं है। साथ भाई आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो बस सिर्फ इसी बात पे जो है ना अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं कि जी हमें गोरा होना है, हमें खूबसूरत दिखना है, हमने जो है वो ऐसा हेयर कलर करवा लें, ये सारा कुछ करवा लें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो माइनस हो रही होती है। मेरा ख्याल है कि देखें दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ। आपको जैसे अभी आपने बड़ी खूबसूरती से इसकी वजाहत की कि आप लोगों के दरमियान रहते हैं, ये दुनिया है, आपको लोगों से इंटरेक्शंस करने होते हैं, आपको लोगों से बातचीत करनी होती है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, डीलिंग्स होती हैं, मामलात होते हैं। सही। अगर आप उनसे अच्छी तरह बात नहीं करेंगे या उनके लिए उनका एहसास नहीं करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं या आपकी कही हुई बात का उन पे क्या असर हो रहा है, तो आपके मामलात लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस चाहिए तो आपको यू नीड टू बी वेरी एम्पैथेटिक। बट एट द सेम टाइम देखें, अगर आपका हुलिया ख़राब है, अब आप कितने भी अच्छे क्यों नहीं हैं, लेकिन अगर आपको बात ही करना नहीं आती, आप बदतमीज़ हैं, आप अग्रेसिव हैं, आपका डिसिप्लिन नहीं है, आपको तमीज़ नहीं है, तो लोग आपसे इंडल्ज नहीं होंगे, आपसे इंटरेक्शन नहीं करेंगे और नुकसान दोनों तरफ होगा। अच्छा, और इसकी उनका भी और आपका भी। जी साहब भाई, इसकी मिसाल आप देखते होंगे कि ख़ानदान में भी मिल जाती है आपको, कि आप देखेंगे कि एक शख्स पढ़ा लिखा है या दो कज़न्स हैं, एक पढ़ी लिखी खातून है, एक सिर्फ जो है वो फैशनेबल खातून है या उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और एक सिर्फ पढ़ी लिखी खातून है और वो ज़रा थोड़ा सा पैसों में थोड़ा कम है। तो आप देखें कि वो जो पढ़ी लिखी खातून है ना, वो जो अपनी दूसरी फैशनेबल कज़न है उनको भी डील कर लेंगी, आराम से डील कर लेंगी, उनको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। लेकिन वो जो फैशनेबल पैसे वाली आपकी एक कज़न है ना, उनको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं माइनस हो जाएंगी अपनी पर्सनालिटी में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उन्होंने बिल्ट ही अपने ऊपर खूबसूरती को किया, उन्होंने एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं किया। ये कितना बड़ा आपको डिफरेंस लगता है लोगों के दरमियान? ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और मेरा ख्याल है कि सोशल स्किल्स हमें करिकुलम के अंदर भी पढ़ानी चाहिए, बल्कि स्कूल्स के अंदर
टीचिंग क्लासेस के अंदर एम्बेड कर देना चाहिए, यानी कि टीचर की तरबियत ऐसे होनी चाहिए कि आपको क्लास के अंदर बच्चों को ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पढ़ाना है कि हाउ यू नीड टू कम्युनिकेट और आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे ख़ानदान देखे हैं, बहुत सारी ऐसे जो है ना वो तकरीबात देखी हैं जहाँ पर एक कॉन्फिडेंट खातून या एक कॉन्फिडेंट मर्द जो है, जो इतना ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, मिडिल क्लास है, अच्छा कमाते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती इससे कि किसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं। उनको प्रॉब्लम नहीं होती कि किसका बेंगलो जो है वो जौहर में बना हुआ है और किसका बेंगलो जो है वो डिफेंस में है और कौन कहाँ कैसे रहता है। वो मिलते हैं आपसे इसलिए कि वो बहुत बिजी थे और वो काफ़ी टाइम बाद आपसे मिलने के लिए आए और वो चाहते हैं कि भाई आपसे गुफ्तगू करें, पता करें कि भाई कौन किस तरीके से है और क्या चल रहा है, पॉजिटिव बात करें। लेकिन लोग जो कि अपने पैसे के थ्रू अपनी पर्सनैलिटी पर ही इन्वेस्ट करते हैं, अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करते हैं, अपनी दुनिया से बाहर नहीं आते, वो आपसे सिर्फ इसलिए मिल रहे होते हैं कि वो ये जान सकें कि जी आपके पास कितना बैंक बैलेंस है या आपने जो है वो कौन सा नया ट्रीटमेंट कराया हुआ है। इसके अलावा दे डोंट हैव टॉक टू यू, कि उनके पास कुछ नहीं होता बात करने के लिए, उनको पता ही नहीं होता दुनिया में क्या चल रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, इसमें दो पर्सपेक्टिव्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं आज के ज़माने में। आज के ज़माने के लिहाज से सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है। सही देखें, सोशल मीडिया इंसानी फितरत को बेस बना के वो ग्लोरीफाई करता है। सही जो वो चीज़ें, वो एलिमेंट्स, वो लोग जो दिखने के अंदर बहुत अच्छे हैं, या वो सारे काम जो अपीलिंग हैं फिजिकली आपकी आंखों के लिए, आपके कानों के लिए, तो सोशल मीडिया, और हम सब सोशल मीडिया पे हैं, हर वक्त स्क्रॉलिंग हो रही होती है, सुबह दोपहर शाम उस पर बैठे हुए होते हैं, तो हमारा माइंड ट्यून हो गया है, वायर हो गया है इसके ऊपर कि भाई ये जो हम अब सीरत की तरफ नहीं जा पाते, इसका बहुत बड़ा किरदार है। दूसरा बहुत बड़ा किरदार हमारी दीन से दूरी है। देखें, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, यही बात अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि मुझे तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे यानी कि जो तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस है उससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल, मुझे तुम्हारी नीयत और तुम्हारे अमाल चाहिए, गुड डीड्स। बिल्कुल, तो इसका क्या मतलब है कि आपको सीरत को तरजीह देनी है सूरत पे। सही, लेकिन हम नहीं करते। और साहब भाई, इसी की आप एक एग्जाम्पल ले लें कि लोग बड़े शौक से जो है वो व्लॉग बनाएंगे किसी पर्सनालिटी के ऊपर, किसी फैशन सेंस पे बात कर ली, किसी और ख़बर पे बात कर ली, दुनिया जहान में जो कुछ भी हो रहा है उस ट्रेंड के बारे में बात कर ली। लेकिन अगर वो नहीं बात करते तो इस बारे में बात नहीं करते कि भाई एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें। आप इन तमाम जो ये फेक ये जो आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ना, ये सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें। अगर आप अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन। तालीम आपको संवार देगी, तालीम आपको बता देगी कि आपने कैसे ड्रेसअप होना है। तालीम से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको समझ आती है किस तरीके से आपको उठना बैठना है, बात करनी है। और बात करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप अपने आप को कैरी कर रहे हैं। तो देखें, शक्लो सूरत और ये फीचर्स तो अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, और कोई एवरेज जो हैं वो भी अपने आप की अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपना जॉब कर रहे हैं या शादी हो रही है या शादी से पहले भी, चाहे बच्चियां हैं, lड़कियां हैं, चाहे बॉयज़ हैं, दोनों को अपने आप पे तवज्जो देनी चाहिए, खुद को टाइम देना चाहिए। हमारे जो एस्ट्रोलॉजी और टैरो में तो कहते हैं कि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप से पहला प्यार जो है ना वो करना है, तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। और जब हम बात ही कर रहे हैं सेल्फ लव की और पर्सनैलिटी की, तो फिर जान लेते हैं कि कौन से स्टार्स जो हैं उनकी ज़िंदगियों में क्या कुछ चल रहा है, उनकी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो कैसी हैं। सबसे पहले भाई वर्गो वैसे तो सबसे पहले जो एरीज आता है, सवा कह रही है कि ऐसा नहीं कि मेरा टाइम खत्म हो जाए और वर्गो ना है। अब देखिए यहाँ पे जो कार्ड है वर्गो के लिए, हेरोफेंट का कार्ड है, ये ब्लेसिंग्स का कार्ड होता है। तो वर्गो पे आने वाला जो टाइम है, आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपकी विशेस पूरी होंगी, जिस काम में भी आप स्टार्ट लेंगी या जो काम आप कर रही हैं उसमें ब्लेसिंग्स होंगी, अल्लाह ताला की मर्जी रज़ा शामिल होगी। उसके साथ साथ आप ब्लेस्ड भी रहेंगी, चाहे वो फाइनेंशियल मामलात हों। शादी का बहुत अच्छा टाइम है, जो लोग सिंगल हैं वर्गो के लिए शादी कर सकते हैं, कोई लाइफ में उनके आ सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ सकती है। सही। अब नेक्स्ट पे एरीज पे चलते हैं। यहाँ पे आप टॉरस का बता दीजिए। चले जी, टॉरस का बता दीजिए।
जाता है। एरीज के लिए जो मैंने कार्ड है वो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। तो एरीज वाले कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस। अभी कह रहे थे कि मुझे ना इस पे बिलीव नहीं है। हम हर चीज पे डेवलप करवा देते हैं। तो एरीज के लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, कोई नया रिलेशनशिप भी बन सकता है, कोई नई दोस्ती। और अगर आप काफ़ी अरसे से चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि काम करें और नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लें भाई आप लोग। अच्छा जी। अच्छा, अब टॉरस के लिए जो कार्ड है वो डेथ का कार्ड है, और डेथ का कार्ड जो होता है बहुत पॉजिटिव होता है, रीजनरेशन का कार्ड होता है कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनको आप लेट गो करें और आगे आप मूव ऑन करें, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ऑप्शंस और न्यू चॉइसेस की तरफ देखें। चाहे आपका करियर है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपके फाइनेंसेस हैं, नया हो सकता है रिलेशनशिप के हवाले से भी। अगर कोई रिलेशन जैसे ब्रेकअप हुआ है या शादी आपकी ख़त्म हो गई है, डिवोर्स हुई है, तो उस चीज़ को आप लेट गो करें और आगे मूव ऑन करें। आगे बहुत कुछ है, न्यू एक नई लाइफ में आप न्यू बिगनिंग्स है जी टॉरस के लिए। साथ भाई आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग है, आप सोचे आप नया क्या करने जा रहे हैं। मैंने लिंक कर लिया एक्चुअली, ये काफी रिलेट कर रेलेवेंट है, रिलेट कर रहा है, ये काफी रेलेवेंट है। हमने यहीं पे इनको मनवा लिया, यहीं पे मनवा लिया जी। जेमिनाई की बात करते हैं, मैजिशियन का कार्ड है, और ये कार्ड जो है जैसे कि अभी सबा कह रही थी अपनी स्किल्स पे तवज्जो दें, तो आप मल्टीटास्किंग बन सकते हैं, मल्टीपल काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर कोई एक काम कर रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी उसी एक काम को लेकर चलें, बल्कि आप जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ देख सकते हैं। एक काम के साथ दूसरा काम भी ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके साथ साथ रिलेशनशिप में भी मुझे कम्युनिकेशन से, आप अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं रिश्तेदारी में या पार्टनर में, तो कम्युनिकेशन से वो अपनी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर सकते हैं। चलें जी, कम्युनिकेशन करें भाई तमाम तर लोग जो इस स्टार से ताल्लुक कैंसर की बात करते हैं। कैंसर के लिए जस्टिस का कार्ड है, और ये कार्ड होता है बैलेंसिंग का कार्ड। अच्छा। अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करें। अगर आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है कहीं पे, तो उसको बैलेंस करें, क्यों खर्च हो रहा है। रिलेशनशिप में भी या तो फिर बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम पे इमोशंस होते हैं वो भी आपको नुकसानदेह होंगे, लेस इमोशंस भी, तो हर चीज़ आपकी बैलेंस होनी चाहिए। टाइम मैनेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर वालों को टाइम मैनेज करें, यानी कि फैमिली की तरफ भी टाइम देना है, अपने काम में भी तवज्जो देनी है, और ख़ुद को भी टाइम देना है। खुद को भी टाइम देना। फिर लियो की बात करते हैं, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो लियो वालों के लिए फाइनेंशियली इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ रहा है। पैसा आएगा, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा जैसे स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, या कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम हो रही है। आपके लिए मैच्योरिटी का कार्ड भी है कि लियो और ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, कोई मेजर डिसीजंस भी आप ले सकते हैं। सही जी। नेक्स्ट लियो के बाद है जनाब वर्गो, तो हो गया है। लिब्रा की अगर बात आपको दिल है तो आप वर्गो दोबारा नहीं, कर सकते दोबारा हो, डिटेल में कर सकते हैं क्योंकि दूसरों को भी चांस देना चाहिए। लिब्रा वाले 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये कार्ड है कि अगर आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, ब्रेकअप्स हुए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हुए हैं, तो अब आपका वो टाइम जो ख़राब टाइम था वो ख़त्म हो गया है, और अब आपकी लाइफ में हीलिंग स्टार्ट हो गई है। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हीलिंग हो, फाइनेंशियल हीलिंग हो, रिलेशनशिप, फैमिली हीलिंग भी हो सकती है। अब स्कॉर्पियो की बात करते हैं, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं स्कॉर्पियो, अच्छा, तो ये तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल जॉय का कार्ड है कि आपकी लाइफ में इमोशनली जॉय, दोस्तों के साथ सोशलाइजिंग, पार्टी टाइम, और यहाँ पे शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर यहाँ पे किसी के साथ दोस्ती हो सकती है, और फाइनेंशियली भी पैसा खर्च होगा स्कॉर्पियो का, लेकिन उसके साथ साथ एक फैमिली टाइम भी नज़र आ रहा है। कहीं ट्रैवल पे भी आप जा सकते हैं। चलिए जी, ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। सेजिटेरियस की बात करते हैं, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा केयरफुल होने चाहिए सेजिटेरियस को फाइनेंशियली, यानी कि अगर आप कहीं कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं किसी कारोबार में, तो बहुत सोच समझ के करें। पैसा अगर कहीं खर्च कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, कोई पैसों की लेन देन है आपकी,
तो भी आपने बहुत सोच समझ के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस, जल्दबाजी भाई आपने नहीं करनी। कैप्रिकॉन की बात करते हैं, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा कामों में रुकावटें, डिलेज आ सकते हैं कैप्रिकॉन को, तो वेट करें और टाइम जो है वो थोड़ा सा बेहतर होगा। ये वक्ती तौर पे डिलेज हैं, परमानेंट नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। एक्वेरियस की बात करते हैं, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। मासूम सा स्टार लगता है ना एक्वेरियस, नहीं बहुत फ्रेंडली होते हैं ना, बहुत फ्रेंडली, सोशल बटरफ्लाई जिसको कहते हैं। एनीवेज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और हैप्पीनेस का कार्ड होता है, तो आने वाला टाइम जो है एक्वेरियस के लिए खुशियों भरा होगा। फिर शादी के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, ट्रैवल पे आप जा सकते हैं, फैमिली टाइम बहुत अच्छा होगा, और कोई आपकी लाइफ में नया पर्सन आ सकता है, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो वो भी फ्लरिश कर सकता है। सही। लास्ट में हम पाइसेस की बात करते हैं, यहाँ पे एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग्स है, नया काम, स्पेशली आप किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, किसी के साथ कोई नया दोस्त बन सकता है। फिर पैसा खर्च होगा, आने वाला तो टाइम है वो पैसे खर्चे करने वाला है, लेकिन उसके साथ कोई नया काम, कोई क्रिएटिव चीज़ आप कर सकते हैं। आपके अंदर जो पैशन है उसको फॉलो करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए जी, ये सारे स्टार्स के बारे में जो है वो उनसा ने बताया है, और उनसा जो है बहुत एक्यूरेट, करीब तरीन जो है वो बताती हैं, जो रिलेट करता है। बल्कि साथ भाई यहाँ पे बैठे हुए तो कहते हैं मैं तो बिलीव नहीं करता, लेकिन जैसे उन्होंने बताना शुरू किया ना कि पहले मेरा टॉरस बता दें आप जल्दी से, और फिर मैंने कहा जी आपने जल्दी से वर्गो बता देना है। बहुत शुक्रिया उनसा, बहुत शुक्रिया साथ भाई हमारे शो पे आए जी। शो का टाइम हो गया है एंड अब हमारा जो शो है सोशल साइट पर इसका फीडबैक आपने ज़रूर देना है, तो अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।